वेलकम टू न्यूज एज विद फरीहा इदरीस। पाकिस्तान की सियासत में साइफर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और NRO 2 की बाज़गश्त उस उरूज पर है। हुकूमत साइफर के मामले पर इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश कर रही है। हुकूमती कोशिशों के जवाब में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बातचीत की तमाम राहें बंद करते हुए 12 रबीउल अव्वल के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। इमरान खान बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत ने NRO 2 हासिल कर लिया है और इसहाक डार की वापसी इसी की एक कड़ी है। आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की और वाज़ेह किया कि उनको मुकदमात में रिलीफ नैब के पुराने कानून के तहत ही मिला है और उन्होंने किसी किस्म का NRO 2 नहीं लिया। लेट्स वॉच मरीम नवाज। माफी मांगी गई और उसके ऊपर से आपकी इतनी जुर्रत कि आप इसको NRO कहें। NRO ये होता है, NRO ये होता है कि नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत के बाद सबूत आए, अरशद मलिक की वीडियो आ जाए, सबूत में वो कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल करके सजा दी गई और वो आज तक बाहर बैठ, ये NRO होता है। वापस आना तो बाद की बात है, पहले बताएं। और आपके मुंह पे कुदरत का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा कि जिस डार साहब को आपने फाउल प्ले करके निकलवाया, आज वो आपका दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर है। और डार साहब से तकलीफ जो है ना वो NRO की नहीं है, डार साहब के वापस आने की भी तकलीफ नहीं है। तो तकलीफ इनको असल में ये है, जो इनकी गुफ्तगू है आपस की, वो ये है कि अब डार साहब वापस आ गए हैं, इकोनॉमी की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं और इकोनॉमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा। तहरीक इंसाफ इसहाक डार की वापसी के बाद मुसलसल उन पर तनकीद भी कर रही है। असद उमर साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, हमारे साथ मौजूद हैं और इस तनकीद में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू असद उमर साहब। हम जरा सुन लेते हैं आपने क्या कहा इसहाक डार साहब के बारे में। डार साहब के कहने के ऊपर हेरा फेरी करके अफराते जर तो कम कर सकते हैं। इस हफ्ते के जो आदादो शुमार अफराते जर के अशाये किए गए हैं उसके मुताबिक बिजली की कीमत पिछले साल से 45.6% कम हो गई है। ऐसी हेरा फेरी से ना मईशत का बहरान खत्म नहीं होना। इसलिए हर वो शख्स, हर वो इदारा जो चाहता है पाकिस्तान से इस बहरान के लिए निकले, हमारे ख्याल के अंदर उन सबको किरदार अदा करना चाहिए इस फैसले के लिए कि एक नए इलेक्शन की तरफ असद उमर साहब, मरीम नवाज को भी आपने सुना। इसहाक डार साहब वापस आए हैं तो रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। 240 से डॉलर 225 पर आ गया है। स्टॉक मार्केट जो 40,000 के आसपास थी 41,000 से ऊपर चली गई है। तो फिर बुरा क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये स्टॉक मार्केट जो है वो हमारे वक्त में 46,000 तक भी गई थी और अभी 41,000 पे है, तो अभी उससे ये बहुत नीचे का लेवल है। रुपया जिस वक्त ये साजिश की बुनियाद के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई तो उस दिन 178 का रुपया होता था, आज 225 का है। आज भी उससे 47 रुपए नीचे है जहां पर साजिश शुरू हुई थी। और पाकिस्तान की तारीख में कभी इसके कहीं करीब करीब भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने छोटे अरसे के अंदर इतनी ज्यादा रुपए की कदर के अंदर कमी आई जाए। मिफ्ता के साथ इन्होंने गेम किया बड़ा जबरदस्त। क्या गेम किया है? इन्होंने पहले उधर ऑयल प्राइसेस जो हैं, ऑयल प्राइसेस तो पहले गिर चुकी थी पिछले हफ्ते। आप उठा के अगर डेटा देखें तो ऑयल तो $110 से नीचे $86 के ऊपर पहले आ चुका था। उस वक्त इन्होंने मिफ्ता के होते हुए प्राइस नहीं ड्रॉप करनी थी। उससे वो IMF की जो शराइत थी, जो मिफ्ता ने खुद गिला किया है, वो तो ट्वीट करके, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मिफ्ता ने खुद कहा है कि उनसे तो करवा दिया इंक्रीज टैक्स के अंदर और जान के रोका गया कि डार साहब आएंगे तो वो कीमत ड्रॉप कर देंगे। वो देखेंगे कि मिफ्ता जो है ना ये बड़ा निकम्मा था। अब देखो डार साहब अच्छे आ गए। इस्माइल साहब ने क्यों होने दिया? इसमें किसी और को क्यों ब्लेम करें? आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि फैसले आप इंडिपेंडेंटली लें। नहीं ले सकते। फैसला वजीर आजम का होता है, उसका जो तरीकेकार होता है ऑयल प्राइस की सेटिंग का, वो ऐसा होता है कि ओगरा से पहले कैलकुलेशन आती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से एक समरी चलती है, वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास आती है, फाइनेंस मिनिस्टर अपने उसके ऊपर कॉमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद वजीर आजम डिसाइड करते हैं। तो फैसला फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं होता, वजीर आजम के पास होता है। वजीर आजम सकते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने क्या पॉलिसी दी मुझे कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ? मैं मिफ्ता को, ये तो मिफ्ता खुद बताएगा कि उसने किया ये नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये फैक्ट बता रहा था कि जो आप कह रहे थे उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फैसला वो नहीं कर सकता। कमेंट मुझे नहीं पता कमरे में उसने क्या दिया, मुझे नहीं पता कमरे में क्या दिया, ये क्या नहीं दिया। हाँ, ये हमें जरूर याद है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो कहते थे कि 137 रुपए से ₹1 ज्यादा हम कीमत नहीं बढ़ने देंगे तेल की। और ये तहरीके इंसाफ की हुकूमत खत्म होने से 2 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है। और इसी सन 2022 की बात है। इस सन 2022 में जिस वक्त ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $100 से ऊपर थी, तकरीबन $110 के करीब थी, उस वक्त वो कहते थे कि 137 रुपए से ₹1 नहीं बढ़ने देंगे।
और लेकर उसको 250 रुपए के ऊपर लेके गए। तो मिफ्ता की अलग अलग कहानी है, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा एक गेम खेला गया। इसी तरीके से आप देखें मिफ्ता के आखिरी जो 2 हफ्ते थे उसमें तेजी से रुपए की कदर गिरती चली गई। वो 214-15 से वो चला गया 240 पे, अब वो 240 से वापस 225 पे है, अभी भी 10 रुपए पीछे है। लेकिन सब लोग बोलेंगे यार देखो मिफ्ता बड़ा निकम्मा था, डार साहब जो है ठीक आ गए। और वो हुआ क्यों? ऑडियो लीक आपने सुनी नहीं कि क्या हो रहा है? बाय डिजाइन मुफ्ता इस्माइल साहब को बुरा दिखाना है, बाय डिजाइन डार साहब को अच्छा दिखाना है। नजर ऐसा आता है। अच्छा क्या वजूहत, मुझे हमें क्या पता अंदर की क्या वजूहत है, लेकिन एक जो ऑडियो लीक के अंदर बात आई वो तो जरूर सामने नजर आती है। वो आपने ऑडियो लीक तो सुनी होगी जिसमें वो बात हो रही है कि उनके दामाद की मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी आना था इंडिया से, और वो इंडिया से नहीं ला सकते थे। नवाज कहती हैं कि असल में तो आपके जमाने में मशीनरी आई थी वहां पर। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वो जब जिस किसी के भी वक्त में आई थी, उसके बाद जो है उसके ऊपर एक चेंज आ गई, पॉलिसी चेंज हो गई हुकूमत की। उस कॉन्वर्सेशन के अंदर वो सुने, वो कहते हैं ये हम डार साहब से करवाएंगे। सो मे बी ऐसे और काम थे जो मिफ्ता नहीं करने को तैयार थे, जो डार साहब करने को तैयार हैं, बट ये क्या सराई है मुझे नहीं पता कि अंदर उसकी क्या वजूहत थी। आपकी थोड़ी सी सिंपैथीज है मिफ्ता इस्माइल के साथ, डू यू थिंक? नहीं, मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब ने के वक्त में मईशत एक शदीद तरीन बहरान में पाई गई। लेकिन मेरे आप सारे इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, मैं हर इंटरव्यू में ये कहता था कि इस बहरान का जो बुनियाद है वो सियासी इंतशार और सियासी बहरान है। सो वो मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज तो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी ये जो आपको मईशत की तबाही नजर आ रही है, ये वो सियासी बहरान है जो अदम एतमाद की तहरीक से शुरू हुआ, इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद जो गैर यकीनी फजा फैली, उसकी वजह से ये हुआ है। उसकी बुनियादी जिम्मेदार जो है वो मिफ्ता इस्माइल नहीं है, वो ओवरऑल पीडीएम है, वो ओवरऑल रिजीम चेंज का ऑपरेशन है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन एक ऐसी है, यहाँ कोई भी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता पाकिस्तान की। अच्छा मैं बताऊं, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर की जो पोजीशन है या फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो है ना, वो रोल जितना आप रूल बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस जो है हुकूमत के, उसके लिहाज से बहुत बड़ा है जो मार्केट में नजर आता है। और उसकी शायद एक वजह यह है कि पाकिस्तान तकरीबन मुस्तकिल आईएमएफ प्रोग्राम से होता है, और जब आईएमएफ प्रोग्राम होते हैं तो आईएमएफ डील करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हावी हो जाता है दूसरी मिनिस्ट्रीज के ऊपर। वरना फाइनेंस मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री है 6-8 मुख्तलिफ इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में से, वो कोई तमाम इख्तियारात फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं होते। बहुत सारे लोगों की अच्छी कारकर्दगी होती है, जिस तरह हमारे वक्त के अंदर एग्रीकल्चर ने जबरदस्त परफॉर्म किया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ कर रही थी, रेमिटेंसेस के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ आ रही थी। तो ये तमाम चीजें मिलकर फिर एक ग्रोथ रेट बनती है। लेकिन अगर वो कम हो तो उसका जिम्मेदार भी फाइनेंस मिनिस्टर हो जाता है, और अगर वो अच्छी हो जाती है तो क्रेडिट भी उसको मिल जाता है। लेकिन आईएमएफ के ऊपर आते हैं। आईएमएफ खासतौर पर मिफ्ता साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर एतराज किया, ओपनली बात वो कर रहे हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, मैं डील कर रहा हूं, 25 साल से मैं कर लूंगा, आप ना परेशान हो। लेकिन आईएमएफ ने रॉयटर्स को कहा है कि शराइत पर अमल लाजमी है। आपको क्या लग रहा है कि आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में फिर कोई तब्दीली ला सकता है? देखिए ये डिपेंड करता है कि ये फैसला साजी अपने जहन में क्या सोच के कर रहे हैं। जहां मईशत की सूरत हाल अब आ गई है, अगले अगर ये चाहते हैं कि हम अगस्त तक हुकूमत करें, तो फिर जो अभी ये फैसले करेंगे अच्छे या बुरे, उनके असरात इन्हीं की हुकूमत के अंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से जिस दिन डार साहब ने कहा कि इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए और रुपए की कीमत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको पता है कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बॉन्ड्स की कीमतें गिरनी शुरू हो गई, तो उसके मनफी असरात फौरी तौर पर नजर आने शुरू हो जाते हैं। मैं इनको मुफ्त के मशवरे देता रहा हूं। मैं अप्रैल के अंदर यह कहता था कि मेरे लिए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये मेरे इंटरेस्ट में है कि ये हुकूमत करें 3-4 महीने, क्योंकि मुझे पता था आगे ये क्या तबाही आने वाली है। ये जो अनलीश हो चुकी थी अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी रिजीम चेंज के बाद, उसके नुकसान हमें पता था सामने आने वाले हैं, लेकिन मुल्क का नुकसान होगा। नहीं मानी, वो आपने देख लिया 25 जुलाई को पंजाब के बाई इलेक्शन के अंदर, NA 245 से कराची के इलेक्शन के अंदर दफन हो गई इनकी सियासत। राइट, मैं अब भी वही कह रहा हूं, अगर ये अकलमंदी से सिर्फ अपना सोच के फैसला कर रहे हो ना, सिर्फ अपना सोच रहे हो, बाकी किसी की ना सोच रहे हो, तो ये कोई ठा ऐसी 2-4 शॉटें खेल के ना, कोई 2 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर कोई शॉर्ट टर्म बिल्कुल एक कोई अच्छाई दिखा के इलेक्शन कॉल कर दें, और उसके बाद कह दें कि जी देखिए हम तो आए थे, आते ही हमने बेहतरी करनी शुरू कर दी है, बस अब हम इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं। एक थोड़ी सी अरसे के लिए आप जरा शाइन राइज 2-4 हफ्ते तो कोई भी कर सकते हैं ना, आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बैठे रह गए
तो जो गलत फैसले ये करेंगे, जिसके पहले पाकिस्तान को शदीद नुकसानात हो चुके हैं और पाकिस्तान जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़े बैरूनी बहरान के अंदर फंसा था, दलदल के अंदर, उस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल थे फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन वो सारा नजला जो आ रहा था ना, वो पॉलिसियां थी डार साहब की, जिनको उन्होंने जिसकी वजह से वो हो रहा था। और मुझे अभी तक याद है, वो तो सोशल मीडिया पे मौजूद है, मैंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर तकरीर की थी और मैंने ये कहा था कि ये अदादो शुमार दे के ये कहा कि ये टाइटैनिक इज अबाउट टू हिट द आइसबर्ग, यानी ये कश्ती जो है वो डूबने वाली है। और मिफ्ता साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि असद साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ी कश्ती होती है, उसको मोड़ने में भी वक्त लगता है। तो उन्होंने तो पब्लिकली एडमिट किया हुआ है कि डार साहब की जो पॉलिसीज थी पहले वो गलत पॉलिसीज थी, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था और उन्होंने उन पॉलिसीज को बदला। मेरे ख्याल से वो अभी भी बात कह देंगे, कम से कम ऑफ रिकॉर्ड कह देंगे, आप तो ऑन रिकॉर्ड ही बात करें। लेकिन कुछ हुआ है पाकिस्तान में, आपने बिल्कुल वो तकरीर की, मुझे याद है, लेकिन कुछ लोग थे जो उस वक्त कहते थे कि इसहाक डार साहब की पॉलिसीज गलत हैं, जो आज समझते हैं कि इसहाक डार साहब सेवियर होंगे। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी अगर मैं सोचूं जो मुझे सोचना चाहिए, अब अव्वलीन तो हम पाकिस्तानी है ना, तो मैं तो चाहूंगा कामयाब हो। पाकिस्तान अगर बेहतरी होगी तो सबका फायदा है ना, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। तो जहां तक आपकी ये ख्वाहिश की बात है, तो ख्वाहिश तो ये अच्छी ख्वाहिश है। हर अच्छे पाकिस्तानी को ये ख्वाहिश रखनी चाहिए कि जो भी हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगी। तो ख्वाहिश रखने में तो कोई, ये तो अच्छी बात है, ये एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। तो अगर किसी की तवक्कुआत है, ख्वाहिश है कि डार साहब को अच्छा करें, तो ये तो अच्छी बात है। मैं भी चाहूंगा डार साहब को अच्छा करें, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। लेकिन जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो डार साहब का रिकॉर्ड रहा हुआ है, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो नॉन पॉलिसीज हैं। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा मैंने बादियो नजर में दोबारा मैंने जब सोचा है तो शायद फलाना काम नहीं करना चाहिए। वो अभी भी कहते हैं कि वही ठीक पॉलिसीज थी। अगर वही पॉलिसीज वो अब फॉलो करेंगे तो शदीद तरीन नुकसान होगा। पिछली दफा भी नुकसान हुआ, सिर्फ फर्क यह हुआ कि जहां से वो शुरू हुए थे ना, जब डार साहब को, थोड़ा सा मैं अगर तफसील बताऊं, डार साहब को जब पीपल्स पार्टी से हुकूमत मिली ना, तो सिर्फ सालाना $2.5 अरब का खसारा था बैरूनी। जो वो पॉलिसीज लेके आए उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स रुक गई, बल्कि कम होनी शुरू होगी। पाकिस्तान की तारीख में ये कभी पहले नहीं हुआ था कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम होनी शुरू हो जाए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ। और रिकॉर्ड इंपोर्ट्स होनी शुरू हो गई। उसमें वो कुछ अरसा लगा, उसमें टाइम लगा, खराबी बढ़ती गई। वो तीसरे साल में $12 अरब के ऊपर पहुंची, चौथे साल के अंदर, और 5वें साल में $20 अरब पहुंच गई। लेकिन अभी भी तो इस दफा जो शुरू खसारा हो रहा है वो $16 बिलियन से हो रहा है। रिजर्व जो है, पहले फिर भी बेहतर रिजर्व थे, अभी सिर्फ $8 बिलियन पे रिजर्व आए में। तो डार साहब की गलत पॉलिसीज का नुकसान बर्दाश्त करने की पाकिस्तान की मईशत में सकत जो है ना, वो अब उससे बहुत कम है जो उनकी पिछली टर्म में थी। तो ये मेरी राय ये है, और ये मैं सियासी राय नहीं आपको बता रहा, ये मेरी राय ये है कि डार साहब की पॉलिसियां पहले भी गलत थी, उसकी वजह से शदीद नुकसान हुआ। और अगर वो पॉलिसीज अब दोबारा फॉलो करेंगे तो हमें उससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन डार साहब की वापसी सिर्फ इकॉनमी रिलेटेड नहीं है, उनकी वापसी से जुड़ी हुई है नवाज शरीफ साहब की वापसी भी। सो अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और पीटीआई विल वेलकम हिम, या उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? पीपल्स पीटीआई क्यों वेलकम करेगी? देखें, ये लेट्स फेस इट कि पिछले एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर जो फैसले हुए हैं, उससे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी कौम है उसको धचका लगा है। एक तासुर ये सामने आया है कि ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर है, और जो जुर्म जो है, जिसकी गरीब को कोई माफी नहीं है, उसकी ताकतवर को माफी है। और उससे बड़ा एक रियासत में एतमाद पहले ही कम हुआ है। ये आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत में एतमाद जो है वो पाकिस्तान में तारीखी तौर पर कम हुआ है, और उसको मजीद झटका लगा है इससे। तो लेकिन जो आखिर में कोर्ट फैसला करता है, हमें तो हमारे खिलाफ फैसला है, हमारे हक में फैसला है, हम तो कबूल करते हैं उस फैसले को, हम अपनी राय जरूर रखते हैं उस फैसले के ऊपर, फैसला हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन मैं कई दफा पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आप मुझसे सियासी तौर पे पूछें कि मुझे खौफ कितना है इस बात का कि मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे, तो खौफ हमें कोई नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूं कि जिस तरीके से माएं नहीं डराती बच्चों को कि सो जाओ वरना बहू आ जाएगा, तो यार ये बहू से हमें डराना छोड़ दो। आ जाए बेशक नवाज शरीफ आ जाए, हेड टू हेड, ये प्रोटेक्शन मेरी सुन लें, हेड टू हेड मुकाबला करवा लें। इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ, तहरीक इंसाफ की कैंपेन लीड करे इमरान खान, मुस्लिम लीग नून की कैंपेन लीड करे नवाज शरीफ, 2/3 अक्सरियत से इमरान खान इलेक्ट होकर आएंगे। कंसिडरिंग कि आज से कुछ महीने पहले खान साहब जलसे में खड़े होकर कह रहे थे नवाज शरीफ आके दिखाओ,
आज वो कह रहे हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, आए मेरे साथ मुकाबला करें। कोई क्या हो गया ये बीच में? मैं बोलो ये मिथ ब्रेक हो, ये मैंने पहली दफा कहा था कि यार ये जो एक मिथ है ना कि पता नहीं नवाज शरीफ आ जाएगा क्या, अच्छा ये तो खत्म होगी मिथ। लेकिन आखिर में तहरीक इंसाफ की पॉलिसी यही है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये बड़ी अच्छी बात है, इनको आ जाना चाहिए, सिर्फ ये कह रहे हैं कि सियासी तौर पे खौफ लेकिन वो तो इलाज ही कराने गए थे, अगर वो वापस तो उन्हें आना ही था, ये तो नहीं था कि उन्हें कभी नहीं वापस आना। कानून को अगर आप फॉलो करें, कानून ने तो मैं आपसे इंप्रेस हो गया हूं कि आपने इतने स्ट्रेट फेस के साथ मेरे से ये सब सवाल पूछे। कानून के दायरे में तो गए थे वो हैरड शॉपिंग करते फिर रहे हैं, वो दूसरे शहरों के अंदर जा रहे हैं, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे। वो तो उनको तो सेहतयाब हुए, वो उनको सेहतयाब हुए वे लंदन तो छोड़े, वो तो जब जहाज में गए थे, पहली तस्वीर देखी थी ना आपने अंगूर खाते हुए, और सीढ़ियां किसने अच्छे तरीके से चढ़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत ठीक है और अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, हम तो उनके दुआ करेंगे। भेजने वालों में शामिल थे खान साहब, अक्सर शीरीन मिजाई साहबा का जिक्र करते हैं कि उनके आंसू आ गए, आप किस ग्रुप में? शीरीन के साथ तो बेचारी के साथ मजाक करते हैं वो, शीरीन के आंसू नहीं आए थे जी। जो कमरा है मुझे याद नहीं रहा, 7-8 लोग थे, फाइनल फैसला तो काबीना का हुआ था, बट उससे पहले 7-8 लोग हम लोग बैठे हुए थे, मुझे याद है, जिसके अंदर डिस्कशन हुई थी। मुझे नहीं याद अब एग्जैक्टली कौन कौन और था, लेकिन मेरा वोट और खान साहब का, दोनों का वोट यही था कि अगर वाकई में डॉक्टर्स कह रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी हमारे सामने, डॉक्टर्स क्या कह रहे थे, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट्स देख रहे थे, रिपोर्ट से लग रहा था कि उनकी सेहत को सीरियस खतरा है और हमारी उनसे कोई सियासी मुखालफत है, हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। हम तो खुदा न खास्ता ये तो नहीं चाहते कि उनकी सेहत अगर खराब है, सीरियसली संजीदा तरीके से खराब है, तो उसका इलाज ना हो। तो मेरा भी वोट ये था कि उनको जाने देना चाहिए और खान साहब ने भी फिर ये फैसला किया था कि उनको जाने देना चाहिए। तो हम रिवर्स गियर में देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को, ये खुशाइंद है कि ओपन प्लेइंग फील्ड हो जाएगी सबके लिए? देखिए, ओपन प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। ओपन प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना, ओपन प्लेइंग फील्ड बिल्कुल होनी चाहिए और गैर कानूनी बुनियाद के ऊपर ये नहीं फैसले होने चाहिए कि इस सियासतदान को इजाजत होगी और इस सियासतदान को नहीं होगी, इसके ताल्लुकात हमसे अच्छे हैं तो ठीक है, इसके नहीं है तो नहीं ठीक है। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, बिल्कुल ओपन फील्ड होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सियासतदान जो है वो मावराए आइन हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर असद उमर सियासतदान है तो अब असद उमर को खुली छुट्टी है कि जो मर्जी मैं कानून तोड़ूं, मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई पूछने वाला ना हो, इसलिए कि जी ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारा निजाम है, और इस पर मैं कुछ मजीद तफसील में बात करना चाहूंगा, उसका सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है ना हमारा, ये सिस्टम नहीं चल रहा। ये सिस्टम जो है बार बार हिचकोले खा रहा है, पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान हो रहा है, हम दुनिया से पीछे रहते जा रहे हैं, खतरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है मुल्क के अंदर। तो इस सिस्टम को तो ठीक करने की जरूरत है और मेरे ख्याल में इस सिस्टम को ठीक करने के लिए अव्वलीन शर्त यह है कि सियासतदान तो अपने एक रूल्स ऑफ द गेम्स के ऊपर इत्तेफाक कर सके ना। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट, मेरे ख्याल में वाहिद रियल रुकावट इस के क्या एहतसाब का निजाम होगा। बिकॉज हम बैठे में इसी ऑपोजिशन के साथ, एक इंप्रेशन ये दिया जाता है वो तहरीक इंसाफ तो किसी से काम नहीं करने की, जो बात ही नहीं करने को तैयार, खुद ही इंप्रेशन नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। कहते मैं कभी भी नहीं बैठूंगा इनके साथ। किसके साथ? चोरों के साथ। तो वो चोरी है ना असल इशू है। मैं अभी आता हूं उधर। हमने एक दिन में बैठ के यूनैनिमसली इत्तफाक राय से 11 कानून पास कराए थे लास्ट ईयर, 1.5 साल पहले की बात है। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, हम ऑपोजिशन के साथ बैठे, परवेज खटक थे, स्पीकर साहब उसको चेयर करते थे सेशन को, ऑपोजिशन वाले लोग थे उसके अंदर। फोन कॉल नहीं आई थी उसमें? नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। हम खुद कहते हैं फोन कॉल। नहीं, ये कोई फोन कॉल नहीं थी। ये भाई इसमें तो कोई फोन नहीं थी। वो फोन कॉल उधर आती थी जब नहीं हो रहा कोई एग्रीमेंट। अब आपको पता नहीं है नंबर पूरे होंगे कि नहीं होंगे। वो अपना फैटफ का कानून है, पास कराना है, स्टेट बैंक का बिल पास कराना है, पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम लाइन पे लगा हुआ है, नेशनल इंटरेस्ट। ये जो थे ये तो अपोजिशन के साथ बैठे। आप पूछ ले, एयाज सादिक से पूछ ले, नवीद कमर से पूछ ले, मेरे ख्याल में शायद साद रफीक भी थे उसके अंदर, इनसे एक दो और लोग थे अपोजिशन वाले, पूछ ले कि क्या मैं असेंबली का रिकॉर्ड उठा के देख लें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। लेकिन कहां पे नई बात होती, एहतसाब, वो है एक इस वक्त अकेले सील पाकिस्तान की जमहूरियत की। उसको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे ये निजाम आगे नहीं चल सकता। इसको सॉल्व कैसे करने, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन जो सिस्टम की भी बात की असद उमर साहब ने, उस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। असद साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि सिस्टम
इस वक्त बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है। मेरे ख्याल से कि तमाम लोग इस बात को मान लेंगे, लेकिन खान साहब की पूरी स्ट्रगल ये है कि सिस्टम के अंदर से ही सोल्यूशन निकलेगा। एक गिरते हुए कोलैप्स रॉटन सिस्टम से कैसे आपको सोल्यूशन चाहिए? देखिए, अभी जो है पाकिस्तान जो है, बस दूसरे ममालिक भी गुजरे होंगे, लेकिन पाकिस्तान खासतौर पे एक इर्तिकाई अमल से गुजरा है कि हमने नेशनल गवर्नेंस किस तरीके से करनी है, कैसे क्या निज़ाम है जो मुल्क को चलाएगा। तो वो शुरू का कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान का पीरियड था, वो लोग थे लीडर्स जिन्होंने मुल्क को बनाया, वो उनकी मॉरल स्ट्रेंथ के ऊपर आपका सिस्टम चला, लेकिन वो बहुत छोटे अरसे के था। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने लीड ले ली और पीछे पावर जो है वो फौज की होती थी। फाइनली फौज ने फैसला किया कि हम इनको क्यों आगे रखा, भाई हम खुद आगे आ जाते हैं। अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, 13 साल मार्शल लॉ लगा, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, फौज वापस चली गई, भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया, 5.5 साल में फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर 11 साल मार्शल लॉ रहा। उसके बाद एक डिस्टेबलाइज एनवायरनमेंट आया, गवर्नमेंट्स बदलनी थी बार बार, और एक जनरल इंप्रेशन यही है कि वो 58(2)B की तलवार जो इस्तेमाल की जाती थी, सदर जो करता था, वो एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे होती थी। उधर से ये हकीकत है, ठीक है ना। तो वहां से आ गए आप, मुशर्रफ साहब की इंटरवेंशन आ गई। उन्होंने कहा कि ये जो मार्शल लॉ लगता है ना, इससे ये एक उमूमी तौर पे फौज के अंदर ये फीलिंग थी कि इससे इदारे के प्रोफेशनलिज्म पे बहुत मनफी असर पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आर्मी टेक ओवर तो करेगी लेकिन मार्शल लॉ नहीं होगा। सो सिर्फ चंद लोग जो हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आर्मी चीफ हैं, वो ऊपर से रन करेंगे, कुछ थोड़े से उनके साथ लोग होंगे फौजी जो सर्विंग यूनिफॉर्म के अंदर है, जो उनको सपोर्ट करेंगे, बट बाय एंड लार्ज कोई फौजी अदालतें नहीं लगेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, अदालती निजाम चलेगा। वो सिस्टम खत्म हुआ तो उसके बाद फिर और रियलाइजेशन आई कि नहीं, इसके अंदर भी फौज की डायरेक्ट एक इंटरफेस हो जाती है और ये नहीं होना चाहिए। 2008 से 2022 तीनों हुकूमतें जो आई, एट सम पॉइंट इन टाइम किसी न किसी वक्त उनका एक टेंशन क्रिएट हुई, उनकी तनाव क्रिएट हुआ हुकूमतों के साथ, और सिस्टम ने हिचकोले खाए और टर्बुलेंस पैदा हुई। गलती किसकी थी वो उस पर डिबेट हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट की थी, सियासतदानों की थी, दोनों की थी, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन ये जो बार बार हो रहा है, इससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी पावर बेस एस्टैब्लिशमेंट ही है उसकी, मैं वही तो बोल रहा हूं ना। इसलिए अगर आप यहां से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए ये लाजिम है कि जो रूल्स ऑफ द गेम इस वक्त सियासतदान क्या कह रहे हैं। सियासतदान कह रहे हैं यार तुम्हें मौका मिलता है, तुम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें निकाल देते हो, तो हमें मौका मिलेगा तो हम तुम्हें निकाल देंगे। इस वक्त यह है तो आपस में बिल्कुल इस वक्त कोई एंगेजमेंट नहीं है फॉर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए कुछ नहीं है। ने भी ये किया। मैं तो उस वक्त मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस वक्त एक सिस्टम की, निजाम की बात कर रहा हूं। जाहिर है अगर आप मुझसे पूछेंगे उसके अंदर मेरा ख्याल ये होगा कि हमारा कसूर नहीं है, बट मैं उस बहस में भी पढ़ना नहीं चाहता। बॉटम लाइन ये है कि एंड रिजल्ट है कि ये हो रहा है। आप अगर यहां से निकलना चाहते हैं तो ये लाजिम है कि सियासतदानों को ये मसले हल करने चाहिए ना। सियासतदान जब तक रूल्स ऑफ द गेम पे एग्रीमेंट नहीं होंगे कि यार इस तरीके से मैच खेला जाएगा ना, जिस तरीके से इमरान खान ने वो न्यूट्रल एम्पायर ले आए थे ना क्रिकेट के अंदर, तो जो भी हारता है वो मान जाता है यार हम हार गए। पहले होता था वो कहते थे अंपायर ने चीटिंग की, और सारी दुनिया में होता था। सो देयरफॉर तो क्यों नहीं मिल सकते सियासतदान, आपस में क्यों नहीं बैठ सकते सियासतदान आपस में? सदर में मुलाकातें आप अभी भी कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल स्कॉलर, मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं, ये तो हो नहीं सकता ना यूनिलैटरली। इस वक्त तो आज सुबह भी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुलाकातें करते रहेंगे, उसको करें मुलाकातें, ये ना करें। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, मेरे ख्याल में अगर आप इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप से बात करेंगे, वो भी इसी ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि फौज का रोल नहीं होना चाहिए। क्यों करेंगे वो? कोई भी पावर सेंटर अपनी पावर क्यों जानेगा? क्योंकि ये सारा जो पावर है ना, ये आप पावर एक्सरसाइज किसके ऊपर कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के ऊपर ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। चाहे आप इलेक्ट होकर वजीर आजम होकर आ रहे हैं, या आप आर्मी के चीफ हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, आपकी उतनी ही ताकत है जितनी आपकी मुल्क की ताकत है। आप अपने मुल्क से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, और मुल्क कमजोर होता जा रहा है। मुल्क जो है, सो देयरफॉर मैं फिर वही कहूंगा, सियासत और उसकी सबसे बड़ी जो चीज है, ये नहीं हो सकता। हमारी ऑपोजिशन हमसे क्या कहती, हमारी ऑपोजिशन ये कहती है मट्टी पाओ, ठीक है, ये कहते नहीं है, लेकिन उनकी अनसेड ये है कि यार अगर तुम्हें खाने का शौक है तुम भी खा लो, लेकिन चलो नहीं खाने का शौक है ना, तो कम से कम ये इस पर लड़ाई तो छोड़ो ना, ये एहतसाब के ऊपर। तो वो तो कहते हैं भूल जाओ एहतसाब को, होना ही नहीं चाहिए एहतसाब।
हम ये कह रहे हैं कि एहतसाब ये मेरा पैसा नहीं है, ये मेरे बाप का पैसा नहीं है जिसके ऊपर ये सारी बहस हो रही है, अवाम का पैसा है। तो मैं कौन होता हूं क्या कहता हूं माफ कर दें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप चाह रहे हैं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा, छोड़ दें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सिंगल पॉइंट एजेंडा। एहतसाब का निजाम कौन सा होगा? दो उसके पिलर्स होंगे, एक ये कि अगर जिसने चोरी की है तो वो बच ना सके, और दूसरा जो हुकूमत में है वो अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए ना इस्तेमाल कर सके। ये सिस्टम के ऊपर आप एग्रीमेंट कर लें, खुद ब खुद डेमोक्रेसी चार्टर आपका हो जाएगा। लेकिन एहतसाब की जब हम बात करते हैं, आखिरी में जस्ट टू कंप्लीट, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर रही है इस सारे सिस्टम के अंदर, अभी भी है। सो आप ये अगर समझते हैं कि ये हो जाएगा उनको भी ऑन बोर्ड लाए बगैर, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तीनों फरीकों को ये देखना पड़ेगा स्टेप बैक करके कि क्या जिस तरफ मुल्क जा रहा है ये अफोर्ड कर सकते हैं। बट जिस वक्त PMLN की स्पेस कम हुई, वो भी आवाजें लगाए थे एस्टैब्लिशमेंट को, PDM आवाजें लगाई थी एस्टैब्लिशमेंट को, आप लोगों की कम हुई, आप लोग रोज आवाजें लगाते हैं आके न्यूट्रल आए, ठीक है मामला। फिर वही कह रहा हूं, खुद तो पावर देते हैं सर। फिर आपको वही तो आप ये मैं कह रहा हूं, मैं तो इसलिए पार्टी की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर रूल्स ऑफ द गेम नहीं होंगे तो यही होता रहेगा। ठीक है, अगर रूल्स ऑफ द गेम पे एग्रीमेंट नहीं होगा तो यही होता रहेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये नहीं था, नहीं जाके डील हो गई ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये नहीं था। आज साइन करेंगे, कोई ना कोई जाके डील करेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये था कि मुकमुका कर लेते हैं, मट्टी पाओ, तुसी भी खाओ तो ऐसी भी खान दिया। ये नहीं हो सकता। मैंने जैसे कहा ये मेरे बाप का पैसा नहीं है, मैं कौन होता हूं ये बोलूं कि अच्छा ठीक है आपने खा लिया तो आप रख लें, मैं कौन होता हूं कहने वाला? ये अवाम का पैसा है, ये हम जवाब दें अवाम के लिए। इसलिए अगर आप वाकई यहां से आगे चलना चाहते हैं तो आपको ये निजाम बनाना पड़ेगा कि ना असद उमर अगर वो हुकूमत में हो तो उसके पास ये ताकत हो कि वो या तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तेमाल कर सके सियासी इंतकाम के लिए, ना PDM कर सके, ना ऐसा होना चाहिए निजाम के जिसके अंदर जिसने चोरी भी की है कोई पकड़ा ही ना जाए। ये दोनों चीजें आप ठीक कर देंगे तो आप पाकिस्तान को उस रास्ते पे डाल सकते हैं जिसकी इस मुल्क को जरूरत है। लेकिन अभी तक आज तक इस रास्ते पे कोई सबने कोशिश किए जाने की, कोई कामयाबी तो नहीं हुई है। आज भी मरियम नवाज ने कहा कि आप लोग खुफिया मुलाकातें करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम तो नैब लॉ के ऊपर भी डिस्कशन के लिए बैठे थे। ठीक हुआ क्या, फैटफ का कानून आना था, फैटफ के कानून की तरमीम के लिए बैठे। उससे पहले जो है उससे कोई 1 या 2 माह पहले स्पीकर हाउस के अंदर मीटिंग्स हो चुकी थी, ऑपोजिशन वाले भी बैठे थे, और मैं आपको चलो उनका नाम नहीं लेता इनफरादी तौर पे कि किसने कहा, लेकिन उनके अंदर से आवाजें थी कि यार ये जो हम इतनी ज्यादा तब्दीलियां, ये तो एहतसाब ही खत्म हो जाएगा, ये तो पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी। खुद PDM के लोगों में से ये आवाजें थी कि नहीं इसको कुछ रीजनेबल बनाओ, जो ज्यादती है। और इस बात के ऊपर हमारा इत्तेफाक हो रहा था इनिशियली कि जो इसके अंदर एक्सेसेस हैं उसको एडजस्ट करें। मेरे को नैब कानून के अंदर प्रॉब्लम्स थे, ये तो सबको पता है, कि उसको ठीक कर दिया जाए। हमने ऑर्डिनेंस से ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि नैब कानून को आप बिल्कुल ऐसा फारिग कर दें कि कोई उसके बाद केस ही ना किसी का सुना जा सके। वो बातचीत खैर वो टूट गई, उसके बाद कहीं नहीं गई। फैटफ कानून के अंदर बैठे वो आए और हमने कहा जी ये फैटफ की बाद में बात करेंगे, ये नैब कानून है, ये 34 तरमीम है बगैर कॉमा फुल स्टॉप किए, ये आप मानेंगे तो फिर हम फैटफ पे बात करेंगे। ठीक है। वहां पर ये ब्रेक हुई थी, वरना हम तो नैब का कानून भी डिस्कस करने को तैयार थे। पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं आप लोग क्या करने के लिए? अभी आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस की खुद फेवर में बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आते? मकसद क्या है वापस आने का? मैं वही बोल रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा था आपका मकसद क्या है, पहले ये बताएं। मैं वही आपको बताता हूं। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर ये सिस्टम, ये अभी का जो इस वक्त सूरत हाल है, ये जब तक आप सियासी बहरान खत्म नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिस्टम आपको पूरा कबूल था जब आप हुकूमत में थे? मैं आप इसी सिस्टम से हुकूमत कर रहे थे? नहीं बीबी, मैं उस सिस्टम की नहीं बात, वो पहले मैं अलग बात कर रहा था। मैं अभी इस वक्त हुकूमती निजाम जो रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद की बात कर रहा हूं, जो उसके बाद मईशत के अंदर तबाही आई है। फरवरी मार्च 2022 में ये मईशत नहीं थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी सनतें 10.5% से ग्रो कर रही थी। 5 में से 4 फसलें जो हैं उनकी रिकॉर्ड हो रही थी। हमारी एक्सपोर्ट्स की सिर्फ 1 साल का इजाफा जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल से ज्यादा था। इस बहरान से निकलने के लिए एक इलेक्शन एक हल है। मेरी जाती राय यह है कि उस इलेक्शन के डिसीजन के साथ साथ उसके बाद अगले इलेक्शन से पहले यह भी आपस में होना चाहिए कि जरा बैठ के थोड़ा रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर भी डिस्कशन हो जाए। बट असद उमर साहब, अब ये नजर आ रहा है कि आप लोगों की जो रीजन थी कि पार्लियामेंट में ना जाए वो ये थी अर्ली इलेक्शन हो जाए, जो नहीं हुए। सही, ये तो मान लें कि ये आपकी जितनी भी कोशिशें थी ये ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिल सका।
अभी तो तक नहीं मिल सका, बिल्कुल ऐसा पार्लियामेंट से बाहर रह के नहीं मिल सका, सही। शायद पार्लियामेंट में आके मिल नहीं। जाए। कैसे मिल जाता? पार्लियामेंट के अंदर होने से इलेक्शन कैसे मिल जाता? बहुत सारे मामला, मसलन तरमीम, ये तमाम उसका मामला तरमीम का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? वो तो पार्लियामेंट में ही डालना था आपने प्रेशर। वो एक अलग चीज है। नहीं नहीं, वो प्रेशर इलेक्शन के लिए प्रेशर एक अलग चीज है, तरमीम एक कानून के अंदर एक अलग चीज है, और तरमीम भी कानून में उसको उसकी पास की जाती है जिसके पास अददी अक्सरियत हो। जब हमारे पास अददी अक्सरियत थी, यही पीडीएम हर हमारे कानून को अपोज करती थी और वो तमाम पास हो जाते थे, सिवाय उसके जो मैंने कहा कि एक दिन हमने बैठ के 11 कानून जो है वो इत्तेफाक राय से किए थे, अदरवाइज वो कानून पास हो जाते थे। अभी उनके पास अददी अक्सरियत है, अभी अददी अक्सरियत है, तो जमहूरी रिवायत तो यही है, फिर करने दे उनको। अगर कानून के मुताबिक ये तब्दीली हुई है, अगर जमीरों की मंडी नहीं लगी, अगर सिंध हाउस के अंदर बोली नहीं लगी, अगर जो बक्से संदूक भर भर के यहां पर इस्लामाबाद ला के वोट खरीदे नहीं गए, अगर कौमी सलामती कमेटी ने यह नहीं कहा कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत हुई है, अगर ये कुछ नहीं हुआ और बड़े शफाफ आईनी अमल से होता है तो चलते रहे, लेकिन ये है नहीं। बीबी मान रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे इस साल। मैंने तो ये कभी नहीं कहा, क्यों मैंने कहा अभी तक नहीं हो सके। किस तरीके से लग रहा है आपको? अब तो 3 महीने रह गए, कैसे? अच्छा, इस साल के अंदर तो वो खैर जो मैक्सिमम लीगल लिमिट है, हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। मैक्सिमम लीगल लिमिट जो है वो 90 दिन है, लेकिन जो इलेक्शन का शेड्यूल होता है वो तकरीबन 6 हफ्ते का होता है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, इस वक्त भी इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम बाकी है जिसके अंदर इस साल के अंदर इलेक्शन कराया जा सके। सो जो मीटिंग हुई प्रेसिडेंट हाउस में, अब तो उसकी बहुत जगह से कॉन्फर्मेशन या अफर्मेशन जरूर आ गई है। पार्टी में कोई रिएक्शन नहीं आया इस हवाले से कि पार्टी चाहती है कि आप अपने ताल्लुकात बेहतर करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ? पहली बात तो ये हम मीडिया के अंदर सुनते रहते हैं, मीडिया के अंदर हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, पता नहीं ठीक है कि गलत है। एंड सेकेंडली, पार्टी की पोजीशन बड़ी सादा सी है। पार्टी की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए हमें एक नया इलेक्शन चाहिए, और वो कोई खुफिया बात नहीं है, हम तो सबके सामने, अभी मैंने आपके प्रोग्राम पे बोला कि सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सो आप पीटीआई में बात होती होगी इंटरनली, अब ये एक कंसेंसस है कि नया इलेक्शन, आप एक्सटेंशन चाहते हैं जनरल बाजवा की, जबकि वो नहीं चाहते? ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था इमरान खान ने, उनके स्टेटमेंट को गलत एंड से देखा गया। अंटिल द इलेक्शन उन्होंने ये कहा था कि देखें, इलेक्शन जो है इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, और अगर इलेक्शन अभी करते हैं तो जाहिर है कि नवंबर 29 से पहले शायद नहीं हो सकेंगे इलेक्शन, तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू आ जाएगा कि चाचा आप क्या करेंगे, तो इसलिए अब इलेक्शन नहीं कॉल हो सकते, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन उसमें उन्होंने कहा था। और बाय द वे, ये मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने उस इंटरव्यू में नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो बहुत अहम फैसला हो और जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जाहिर है कि अहम तरीन फैसला होता है। एक्सटेंशन नहीं चाहते? वो सिर्फ ये कहा था, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि उसके लिए फिर एक्सटेंशन अगर करने की जरूरत पड़ दे चंद हफ्ते के लिए, महीने 2 महीने के लिए, ताकि नया जो प्राइम मिनिस्टर है जो भी इलेक्ट होके आए वो अपॉइंट करे और कोई कंट्रोवर्सी ना हो उस अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो वो एक्सटेंशन का एक तरीकाकार होगा, जब अगर होती है तो वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होगी, ऐसे तो नहीं होगी कि अंटिल इलेक्शन हो। सो व्हेन यू से दैट, ये क्यों नहीं हो सकती? कैसे होगी? आपको पता होगा इलेक्शन किस दिन हो रहा है, तो आपकी उससे 15 दिन के बाद कर देंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद। इलेक्शन कॉल होते हैं, उससे मशरूत है एक्सटेंशन नहीं, वो एग्जैक्टली तो उन्होंने उससे इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की, उन्होंने अलग से कोई एक्सटेंशन की एज अ स्टैंड अलोन तो कभी बात नहीं की। ओके, एंड यू स्टिल बिलीव कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, नॉट दिस ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर, क्योंकि प्रेसिडेंट रजवी ने कहा अराउंड मार्च। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा है इस सियासी बहरान के नतीजे में, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, और दूसरा वो उस बहरान से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब तो टेक्निकल लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है। आपने बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल पढ़ा कि कितनी तबाही आई हुई है पाकिस्तान की मैशत की, एंड में उन्होंने क्या लिखा कि जिस वक्त तक वो कोई सियासी कवरेज नहीं है, वो टेक्निकल इकोनॉमिक कवरेज है, कि जब तक आप इलेक्शन नहीं करेंगे वहां से नहीं निकलेंगे। तो इलेक्शन जितनी जल्द हो सके उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन जिन्होंने इलेक्शन कॉल करने हैं उनको कन्विंस करना जरूरी है। उसके वो अपनी सियासत दफनाए चले जा रहे हैं कुर्सी से चिमटने के बाद। अब तो उन्होंने जो केसेस वेसेस माफ कराने थे वो भी माफ करा लिए हैं। आपने मशवरा दे दिया। वैसे लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। असद अहमद साहब, क्योंकि साइफर दोबारा डिबेट अंडर डिबेट है, जिस तक हम उस मीटिंग में आपके हाथ में था साइफर, और आपने हमें पढ़ के बताया, या आपके पास कुछ पेपर्स थे, मेरे नोट्स थे, आपके नोट्स थे,
तो आपने देखा था वो खुद से? जी, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर सबके सामने, सारे पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा गया था। हम साथ घर नहीं लेके गए थे, काबीना की मीटिंग के अंदर कैबिनेट के साथ शेयर किया गया था और उसके बाद उसको डिक्लासिफाई भी कर दिया था। जी, मैंने देखा, उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा। रेड ऑल ऑफ, और मिनट्स में है अपेरेंटली कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स में वो वर्ड बाय वर्ड मौजूद है। मुझे थ्रू मेमोरी मुझे याद नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड वहां पे मौजूद है या नहीं, लेकिन हिस्से फिर कुछ मौजूद है। मुझे देखें जरा सा इसको दोबारा से, वो जो एक तमाशा हो गया है कि वो कहते हैं मिसिंग वो लेके भाग गया। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं कि हो गया, गुम हो गया है। अच्छा, उसकी इंप्लीकेशन दे देते हैं कि है मिसिंग या नहीं है। पहली बात तो जैसे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा था कि वजीर आजम बनने के चंद दिन के बाद शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई, तो अगर मुरासला सामने नहीं था, अगर साइफर सामने नहीं था, तो ये बात किस चीज पे कर रहे थे? फॉरेन ऑफिस वाले तो इसका मतलब, अच्छा, ओरिजिनल आता कैसे, साइफर आता कैसे? मीटिंग हुई, फॉर्मल मीटिंग थी, दोनों तरफ नोट टेकर्स बैठे हुए थे, नोट्स लिए गए, यानी अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है। दोनों हुकूमतों को पता है कि ये अपने हुकूमती निजाम के अंदर ऑल द वे टू द टॉप अब इसने जाना है। वहां पर वो कोडेड टेलीग्राम भेजा जाता है फॉरेन ऑफिस को, यहां से, वहां से एम्बेसी से, यहां पे वो डिकोड होता है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट तो ओरिजिनल किधर आया? फॉरेन ऑफिस। और उसके बाद जो है वो उसकी कॉपीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर के पास जाती हैं, वो आर्मी चीफ के पास जाती है, वो डीजीआई के पास मेरे ख्याल में जाती है, तो उसकी ये सर्कुलेशन होती है। सो ओरिजिनल फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है, कॉपियां इतनी सारी हैं, उसके अलावा स्पीकर को भेजी गई कॉपी। रीजन है कॉपी लेके जाने की, एक रीजन है कि ये खदशा हो कि कहीं जो आपने कहा भी कि रिकॉर्ड जल ही ना जाए, रिकॉर्ड तब। अच्छा, सो एक कॉपी हम रख लेते हैं इसीलिए कि नहीं, मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा, ये हो सकता है, लेकिन ये मैंने कभी ये डिस्कशन नहीं सुनी थी, क्योंकि वो तो एक तो इन सारे इदारों के पास थी, प्लस स्पीकर ऑफिस को भेजी गई, याद है आपको? और स्पीकर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी। सो उसकी कॉपी जो है वो स्पीकर के पास, सॉरी, चीफ जस्टिस के पास भी रखी हुई है। जब ये लोग कह रहे हैं मिसिंग हो गया, तो ये किस वाले की बात करें? वो गरीब ड्रामे होते हैं भाई, मैं ही तो बोल रहा हूं ना, ओरिजिनल तो प्रीमियम हाउस में होती नहीं, ओरिजिनल तो होती है फॉरेन ऑफिस के अंदर, फॉरेन ऑफिस इनके पास है। सो वन ऑफ द कॉपीज इज मिसिंग, और वही फॉरेन सेक्रेटरी है, बट जो फॉरेन सेक्रेटरी उस वक्त थे वो अभी भी वही फॉरेन सेक्रेटरी। व्हाई डिड खान साहब से कि हाँ वो मिसिंग हो गया? मुझे क्या पता क्यों बोल रहे थे, उनसे मिसिंग हो गया था कुछ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सो बट डिड यू आस्क हिम? नो, ये तो भी कुछ 2-3 दिन पहले उस वक्त। बट मैं आप मुझे बताइए कि मंतकी बात रखती है, अब शहबाज शरीफ ने मीटिंग कॉल कर ली है साइफर के ऊपर जी, अब मीटिंग करने जा रहे हैं, ये मंतकी लगता है कि शहबाज शरीफ अपने एसपीएम को बुला के ये नहीं पूछेगा कि जरा मुझे कॉपी दो, मैं पढ़ तो लूं क्या है? ये कोई मानने वाली बात है? ये कोई नहीं, वो तो अभी है ना, मैं तो कह रहा हूं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चंद दिन के बाद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल कर लिया, एक आइटम है एजेंडा पे, मुरासला। ये कोई मान सकता है कि शहबाज शरीफ ने मीटिंग शुरू होने से पहले ये नहीं कहा होगा कि यार कॉपी लाके मुझे दिखाओ, मैं जरा पढ़ूं तो उसमें लिखा क्या है? कैसे मुमकिन है? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा कॉपी नहीं है? जो अब ऑडियो लीक हुई है आप उसमें नहीं है, लेकिन आपको भी खान साहब ने कहा कि लेट्स प्ले विद इट। देखिए यार, ये खुदा का वास्ता, सियासी अल्फाज जो हैं, सियासी अल्फाज को एक हमने किस तरीके से नैरेटिव, हो क्या रहा है? इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से बराह रास्त धमकी आ रही है कि इमरान खान रास्ते से हट जाओ वरना पाकिस्तान को हम तनाई का शिकार कर देंगे। तो कहते हैं रोज आते हैं ऐसे साइफर्स, खुदा का दिखा दें ना, कहा गया ये दिखा दें, और अगर आते हैं और हम चुप करके सर झुका के बैठ जाते हैं तो बड़े अफसोस की बात है यार, फिर बहुत ही अफसोस की बात है। फिर मैं ये कहूंगा, इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि मेरे पास ताकत क्या है? मेरे पास ताकत है अवाम की। उन्होंने कहा कि मैं इसको अपनी कौम को खड़ा करूंगा और हम एक इज्जत और गैरत के साथ जिंदगी गुजारने का, बगैर किसी से लड़ाई किए। हम आपके साथ दोस्ती चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ लड़ाई करने का, लेकिन हमारे फैसले आप नहीं करेंगे। यह पैगाम भेजना है, और उस पैगाम के लिए जो अपनी सबसे बड़ी ताकत है अपनी कौम को मैंने इस्तेमाल करना है, यह उन्होंने किया। इमरान खान ने कुछ इसके अलावा किया? ये किया ना, लेकिन वो नैरेटिव लेके अपना अवाम के पास चले गए। सो एग्जैजरेट नहीं किया गया थ्रेट को भाई, वहां पे तो वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है ना, मैं वही तो बोल रहा हूं परिया, मेकअप योर माइंड। पहले कहते हैं कोई था ही नहीं, तकरीरें अभी ऑन रिकॉर्ड है, मरियम बारा की तकरीरें, शहबाज शरीफ की, था ही नहीं कोई। दूसरा ये है, था उसमें ये नहीं लिखा हुआ था, भाई ये नहीं लिखा था, तुम बता दो क्या लिखा था। हम आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है, कभी आपने उनसे सुना कि क्या लिखा हुआ है? ये बता दें डियर हु था, कुछ नहीं है ना, ये तो बता दें, क्योंकि खान साहब बार बार कहते हैं किसको, वो अगर लिखा होता तो खान साहब बता ना देते। ये नहीं है ना, वो तो सिर्फ मीटिंग हो रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं ना कि हम
बताते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है तो बता देना, बताते क्यों नहीं, बता देंगे कि नहीं ये नहीं लिखा था, ये लिखा था। अब आखिरी चीज पे आ जाए, अगर कोई धमकी नहीं थी तो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग जिसमें कोई पीटीआई वाला नहीं बैठा हुआ, जिसको चेयर कर रहे हैं शहबाज शरीफ, जिसमें पीएमएलएन के मिनिस्टर, पीबीपी के मिनिस्टर बैठे हुए, वो क्यों कह रहे हैं अपने मिनट्स के अंदर कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है? सो खान साहब को कॉपी नहीं दी गई थी, वो ये भी कहते हैं पीएम हाउस को नहीं मिली। गैप था बिटवीन द रिसीट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट जो साइफर आया और पीएम हाउस में जब वो उनको पता चला, उसके अंदर गैप था, कितना था ये मुझे नहीं पता। क्या आपकी गवर्नमेंट अगर आ जाए तो आप लोग इस पर तहकीक कराएंगे? हम तो उस वक्त कह चुके हैं ना, वो तो हमारी कैबिनेट का डिसीजन है। और आज हुकूमत ने जो फैसला किया है, यार यही तो हम कह रहे थे पिछले 6 महीने से कि तहकीकात होनी चाहिए। आज हुकूमत कह रही है तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ राना सनाउल्लाह, वो एक अलग फैसला है, लेकिन राना सनाउल्लाह की एफआईए की इन्वेस्टिगेशन को कौन मानेगा? हमारा वही जो मुतालबा 6 महीने हैं, डीजीआई भी हैं, ये राना सनाउल्लाह की है ना, एफआईए की कमेटी है, साथ उसके दूसरे लोगों के गारे। आप जुडिशियल कमीशन, ऊपर जुडिशरी बैठे, नीचे जिसको भी जुडिशरी इस्तेमाल करना चाहे, बड़े मोतबर सारे लोग हैं, सबको इस्तेमाल करें। आप बॉयकॉट करें कमेटी का? वो एक हमारी जो अलग एक इशू है, हम एक क्या तो फैसला करते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लें या नहीं रिजेक्ट हम ऐसे ही करेंगे, या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, जिस वक्त हम फैसला करेंगे बता देंगे आपको, लेकिन उसके ऊपर गौर करेंगे जी, उसके ऊपर लॉयर्स के साथ। लेकिन अगर हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, आपको बुलाते हैं, आपको मौका मिलता है बात करने की, किसके सामने? राना सनाउल्लाह के सामने? कौन मुझे ऐसा काम करें, ऐसा करते यहां से बाहर निकलते, ठीक है ना, सड़क से लोग आप अपनी मर्जी के बंदे पूछना, आप उनसे पूछना कि आपके ख्याल में क्या राना सनाउल्लाह जो तहकीकात करेंगे इमरान खान के बारे में, क्या आप उनको सच मानने को तैयार हैं? अगर 100 में से एक ने कह दिया ना तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। सो अगर हुकूमत को तो कॉन्फिडेंस है ना, उनको तो इत्मीनान है कि हम लोग गलत बात कर रहे हैं, सच का सच सामने आ जाएगा तो फिर परेशानी क्या है? जुडिशियल कमीशन बनाए, ये जितने डीजीआईएसआई वाला जितने भी लोग हैं, सारे मोतबर लोग हैं, सबको शामिल करें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। सो आपको क्या लगता है कि पीटीआई आएगी दोबारा गवर्नमेंट में, कंसिडरिंग कि बहुत से लोग नाराज हैं आपसे, जो कि मदद कर सकते हैं पावर में आने के लिए? मुझे इस वक्त कोई इस बात में शक नहीं है कि आप आजादाना शफाफ इलेक्शन कराएंगे तो इस वक्त इमरान खान सिर्फ वापस वजीर आजम नहीं आएंगे, वो 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे। लेकिन कब तक सस्टेन करेंगे? 1 साल के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो ये आप सस्टेन करेंगे? अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। देखिए, इमरान खान की मकबूलियत जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं हुआ कोई एक इवेंट हुआ है तो उसकी वजह से एकदम से ऊपर चली जाती है और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती है, कभी कभी तेजी से नीचे आ जाती है। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो एक पूरे उनकी जिंदगी की स्ट्रगल और बयानिया जो था, वो पहले लोग सुना करते थे। उनकी पहली तकरीर है, ना मैं झुकूंगा ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। लोगों ने वो होते हुए देखा है। जो लोगों की दिल की तब्दीली है ना, और इसकी जो सबसे बड़ी जो चीज हुई है, अब ये सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, अब सिर्फ अमीर नहीं, अब सिर्फ शहर नहीं, गांव गांव पाकिस्तान के कोई सूबा नहीं बचा जहां पे इमरान खान का बयानिया इस वक्त लोगों के दिल में ना पहुंचा हो। ये मकबूलियत जो है ना, भुट्टो साहब जब मकबूल हुए थे और उनका बयानिया पाकिस्तानियों ने माना था, तो उनके 20 साल के बाद जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत इलेक्शन जीत रही थी, 25 साल के बाद भुट्टो साहब के जाने के बाद, भुट्टो साहब के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान जो है, इनका जो इस वक्त जो कौम को एतमाद है उनके ऊपर, ये गलत फहमी में ना कोई रहे कि अच्छा 4 महीने और घसीट देंगे तो इमरान खान नीचे आ जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच असद उमर साहब हमें वक्त देने के लिए। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।